आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये व्यापक मंच बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम तथा अन्य सभी एग्ज़ाम, इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए समर्पित है। तो आप सभी इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप सभी को बिहार राज्य विशेष, करंट अफेयर्स, साथ ही समान अध्ययन के सभी विषय जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उसके विषयवार प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रतिदिन आपकी निरंतर क्लासेस यहां पर चलती हैं। आप सभी इन क्लासेस के साथ जुड़िए और अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को हमारे साथ तैयारी करिए। साथ ही जो भी आपके आगामी एग्जाम है उसको लेकर के भी आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखिए। इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च करिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दी गई है। इसके अतिरिक्त आप सभी को निशुल्क मासिक पत्रिका भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आपको आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको निशुल्क मासिक पत्रिका मिलेगी। आप स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको निशुल्क मासिक पत्रिका प्रति मंथ आपको हर महीने मिलेगी। तो आप सभी उसे जरूर डाउनलोड करें और उससे कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ें। साथ ही यदि किसी भी प्रकार को आपका डाउट है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन में जो आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, वहां पर जाएंगे, उसे डाउनलोड करेंगे तो चैट वाला सेक्शन आपको मिलेगा। वहां से आप हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही आपको एक निशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस मंच के द्वारा व्यापक तरीके से आप लोग प्रतिदिन के स्तर पर अपनी तैयारी प्रारंभ करिए। हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। जो भी छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, नए छात्र हैं, यदि आप पहली बार आप इस मंच से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और बिहार राज्य के सभी छात्रों तक इसे जरूर पहुँचाइए। हर एक छात्र तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले जितने भी आपके वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशन से आपको सबसे पहले मिले। आसान भाषा में अपनी व्यापक तैयारी हमारे साथ प्रतिदिन करिए और अपने एग्ज़ाम में सफलता के करीब पहुँचिए। तो चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी कि वेटलैंड साइट। इंडिया में टोटल अब संख्या कितनी हो चुकी है वेटलैंड साइट की? टोटल कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत में हो चुके हैं? एक कन्वेंशन हुआ था, ईरान का एक शहर है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? रामसर। रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन के तहत जो है आर्द्रभूमियों के संरक्षण को लेकर के विशेष जो है उसमें प्रावधान किए गए थे। और अभी तक भारत के लगभग 49 जो है 49 रामसर वेटलैंड साइट्स जो है बन चुकी हैं। यहाँ पे सभी की लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान से ही मैंने ये डेटा लिया है। तो यहाँ पे देखिए, एक आपकी अभी जो लेटेस्ट है, यहाँ पे डेट वाइज आप देख सकते हैं। एक है आपका यहाँ पे 2 साइट ये हैं, इन दोनों साइट को मैं एक एक करके बताऊँगा। उसके पहले हम आर्द्रभूमि क्षेत्र की बात करें। आर्द्रभूमि क्षेत्र होता क्या है? देखिए, आर्द्रभूमि क्षेत्र एक तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र में संक्रमणशील भूमि होती है, ठीक है। एक तरीके का दलदली क्षेत्र, यानी भूमि क्षेत्र भी है लेकिन उसमें पानी भी है, तो एक तरीके का ट्रांजिशन क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होती है। और इन्वायरमेंट के तौर पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कई प्रकार की आपकी वेटलैंड एरिया हो सकते हैं, जैसे कि तटीय आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बहुत सारे खुले समुद्र होते हैं। खुले समुद्रों के क्षेत्र में, तटीय क्षेत्रों में भी वेटलैंड एरिया पाए जाते हैं। बहुत सारी उथली झीलें होती हैं, बहुत सारे तालाब होते हैं, ये भी आपके जो है वेटलैंड एरिया के अंतर्गत आते हैं। दलदल होते हैं बहुत सारे। दलदल मतलब कि जल से संतृप्त जो है क्षेत्र, जो जल से संतृप्त हो गए हैं तो दलदली क्षेत्र में बदल जाते हैं। गीली मिट्टी वाले क्षेत्र के तौर पे आप उनको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं, बाग होते हैं, मुहाने जो होते हैं, नदियां जहां पर जाकर के समुद्र से मिलती हैं वहां पर भी आर्द्रभूमि क्षेत्र डेवलप होते हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो है आपका हुआ था 1971 में ईरान में। मैं आपको एक बार मानचित्र में दिखाता हूँ साइट को। ये आप देख सकते हैं, ये ईरान शहर है। वेटलैंड एरिया कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है ना, जल से जो है भूमि जो है जल से जो है ये देखिए, ये ईरान शहर है और ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के तट पर ही ये जगह है रामसर,
ठीक है, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहीं पर 1971 में आर्द्र भूमियों को संरक्षण को लेकर के प्रयास किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो भारत के टोटल जो है अभी 49 रामसर साइट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपको इनके नाम लिखने हैं कि कौन कौन सी साइट हैं, एक एक करके साइट में आपको 3 साइटें लेटेस्ट अभी बताऊंगा जो आपको जाननी है। ठीक है, इसके बाद जो है यूपी की टोटल 10 साइटें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिस्ट है टोटल साइटों की, यहाँ पे देखिए ये लिस्ट है। अभी जो है 2 फरवरी को जो है ये आपका घोषित किया गया था। तो हरियाणा में जो है इस बार सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यहाँ पे आयोजित किया गया था, और इसी के अंतर्गत एक जगह है खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये पड़ता है गुजरात में। तो सबसे ये आपका 48 नंबर का है, खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य आपका गुजरात में पड़ता है। एक तो ये आपको याद कर लेना है, और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका जो है पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन दोनों स्थलों को क्या किया गया है, आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र के तौर पे, रामसर स्थलों के तौर पे घोषित किया गया है। ठीक है, क्लियर है। इसके पहले अगस्त में 4 साइटों को जोड़ा गया था। अगस्त 2021 में 4 साइटों को जोड़ा गया था। 4 साइटें कौन कौन सी थी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है ये। इसके बाद आपका भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, झज्जर हरियाणा में पड़ता है। इसके बाद जो है आपका ये आपकी धौल झील वन्यजीव अभयारण्य अहमदाबाद गुजरात में था। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट ये लिस्ट है आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं, ये है, ये कंप्लीट लिस्ट है। आप लोग एक बार साइट भी ये देख सकते हैं, रिसोर्स में भारतीय वन्यजीव संस्थान की साइट पे सारा कुछ आपको डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है और भी ये पूरी लिस्ट है। अब लिस्ट आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक संख्या याद कर लीजिए। 49 टोटल हो चुके हैं अभी तक रामसर साइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो है बिजनौर में जो है उत्तर प्रदेश बिजनौर में ही हैदरपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र को भी घोषित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में टोटल अभी वर्तमान में 10 साइटें हो चुकी हैं यूपी की। 10 साइटें वन्यजीव, ये आप देख सकते हैं, ये यूपी की टोटल 10 साइट हैं। ये एक तो अभी आपकी वखीरा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, इसके पहले जो उत्तर प्रदेश की टोटल हैं ये है आपकी अपर गंगा रिवर, ब्रिज घाट टू नरौरा में, सुर सरोवर, सरसई नावर झील, संडी वर्ल्ड सेंचुरी, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, समन वर्ल्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा वर्ल्ड सेंचुरी, नवाबगंज, और ये हैदरपुर वेटलैंड एरिया। यहाँ पे ये देखिए पूरा मानचित्र है यूपी का, इसमें सारे आपको दिखाए गए हैं कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र टोटल 49 हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश का 10वां स्थल था बखीरा, जो 49वें के तौर पे घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? इतना आपको याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि क्षेत्र, और लेटेस्ट में 2 आपके बनाए गए हैं। एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, खिजाड़िया, याद रखना है आपको, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद दूसरा कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। ये 2 रामसर स्थलों के तौर पे इनको किया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगला करंट अफेयर्स हमारा जो है, अगला करंट अफेयर्स है हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं फरवरी 2022 में ये सवी टेक्सटाइल एक्सप्रेस चलाई गई है, इसका संचालन किया गया है। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना है चीज़ों को कि ये किस लिए, किस उद्देश्य से चलाई गई है और ये क्या है। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो सवी टेक्सटाइल एक्सप्रेस चलाई गई आपकी, और इस ट्रेन का संचालन जो है आपका फरवरी 2022 में किया गया है। कहाँ से कहाँ चलाई गई है? एक जगह पड़ती है चलथान, चलथान आपका सूरत में पड़ता है, से लेकर के सकरैल, सकरैल आपका पड़ता है खड़गपुर डिवीज़न में, खड़गपुर मतलब पश्चिम बंगाल। तो ये आपकी जो टेक्सटाइल एक्सप्रेस चलाई गई है, चलथान सूरत छेड़ से लेकर के सकरैल खड़गपुर डिवीज़न तक चलाई गई है, सवी टेक्सटाइल एक्सप्रेस है। और ये जो है रेल और
कपड़ा राज्य मंत्री जो है इनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस चलाई गई थी 2021 में, सितंबर 2021 में ऊधना सूरत से लेकर के दानापुर तक चलाई गई थी आपकी। ठीक है, तो पहली जो थी आपकी टेक्सटाइल ऊधना सूरत से लेकर के रवाना की गई थी दानापुर के लिए। दानापुर आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो 7वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस है चलथान सूरत क्षेत्र से लेकर के सकरैल खड़गपुर डिवीजन तक चलाई गई थी। और एक तरीके से ये आपका मुख्य अल्टीमेट गोल इसका ये है कि जो आपका कपड़ा उद्योग है ना, उसको प्रमोट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और इन चीज़ों को लेकर के व्यापक स्तर पर ये जो है टेक्सटाइल एक्सप्रेस रेलवे के लिए 1.2 करोड़ रुपए का राजस्व जो है ये लगातार डेवलप कर रही है। अगला ये आप देख सकते हैं, ये टनल है और इसका नाम है अटल टनल। तो अटल टनल जो है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के तौर पे इसको मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, कहाँ है अटल टनल? कहाँ पर है ये अटल टनल? पीर पंजाल पर्वतमाला जो आपकी है, पीर पंजाल कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो पीर पंजाल पर्वतमाला में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पूरी जोड़ी गई है आपकी। और ये आपका जो है रोहतांग दर्रा जो आपका है, मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से भी ये गुजरती है। लगभग 9.2 किलोमीटर जो है ये लंबी है, 9.2 किलोमीटर लंबी है ये आपकी। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखिए, अटल टनल सुरंग को सबसे लंबी राजमार्ग के तौर पे मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो 3 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका जो है राष्ट्र को समर्पित की गई थी। टोटल लंबाई इसकी जो है 9.02 है, 9.02 किलोमीटर है टोटल लंबाई, 9.02 किलोमीटर है। और ये जो है लगभग मनाली और लेह की दूरी को 46 किलोमीटर तक कम कर देती है, ये ध्यान रखना है। तो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे से होकर के भी ये गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अटल टनल ये पीर पंजाल दर्रे पर जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वहाँ से इसको पूरा का पूरा ये जोड़ती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अगला करंट अफेयर से आपका ये एक इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 आई है। ठीक है, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 लिख लो आप इसके बारे में। भारत कौशल रिपोर्ट 2022, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 क्या है ये रिपोर्ट, किस पर्पस के लिए आई है ये? तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, किस राज्य में जो है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के रोजगार सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है, उनकी रैंक जारी की गई है। ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम है वी-बॉक्स के द्वारा जो है ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है वी-बॉक्स के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है। और इसके तहत जो है नंबर 1 स्थान जो मिला है आपका सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने में, वो है महाराष्ट्र। नंबर 1 पर है महाराष्ट्र कौशल युक्त रोजगार प्रदान करने में नंबर 1 आपका महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पे है केरल, चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। तो उच्चतम रोजगार प्रदान करने में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? पहला महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका है केरल, चौथे नंबर पर है आपका पश्चिम बंगाल। पर्पस क्या है इसका? उच्चतम रोजगार प्रदान करने पे ये उच्चतम रोजगार। ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा ये जो है जारी की जाती है? वी-बॉक्स संस्था के द्वारा जो है इसको जारी किया गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका करंट अफेयर्स
ठीक है। यदि हम शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब रोज़गार प्रदान करने वाले शहरों में महाराष्ट्र का है पुणे, सबसे ज़्यादा रोजगार पुणे, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, तो पुणे, लखनऊ, और यदि केरल की बात करें तो त्रिवेंद्रम है सबसे ज़्यादा, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। एक और रिपोर्ट आई हुई है, एक रैंकिंग है आपकी, अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग 2021 जारी हो गई है। अब ये रैंकिंग जो है आपकी 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई। अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग 2021 ये जारी की गई है। अटल नवाचार, डाल लो हेडिंग, डाल लो आप लोग, अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग। तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष कुमार सरकार के द्वारा जो है अटल नवाचार उपलब्धि रैंकिंग को जारी किया गया है, और इसके माध्यम से जो है जो छात्र हैं देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उन सब उच्च शिक्षण संस्थानों में से कौन से संस्थान है, 2019 में सबसे पहले इसका संस्करण आया था। इसके तहत जो है देखिए कई श्रेणियां बनाई गई हैं। वैसे मूल तौर पे 2 श्रेणियां बनाई गई हैं संस्थानों की। जितने भी प्रतिभागी संस्थान हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है टेक्निकल यानी तकनीकी, और दूसरा है गैर तकनीकी। गैर तकनीकी 2 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई हैं और इनकी रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो इनको भी सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तकनीकी को 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है, गैर तकनीकी को इसमें बांट दिया गया है। तो कई सारे जो है श्रेणियां बनाई गई हैं। तकनीकी कैटेगरी को 5 भागों में बांट कर दिया गया है, इसको 5 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। गैर तकनीकी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि 5 भाग किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। जैसे जो तकनीकी संस्थान जितने भी हैं, पहले तो केंद्र द्वारा वित्त पोषित हैं बहुत सारे, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित हैं जो तकनीकी संस्थान हैं। दूसरे हैं राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं। कुछ सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। तीसरी कैटेगरी इनकी बनाई गई है। चौथा है जो विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय जो स्ववित्त पोषित हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, चौथी कैटेगरी उनकी। और 5वीं कैटेगरी निजी कॉलेज है ना, निजी कॉलेज संस्थान, ये भी आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं। ये कैटेगरी बनाई गई हैं। और जो आपके गैर तकनीकी संस्थान हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र द्वारा संचालित और राज्य द्वारा संचालित, और इनकी रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग क्या प्रदान की गई है इसमें, नंबर 1 पर है IIT मद्रास। ठीक है, नंबर 1 पे जो तकनीकी संस्थान है नंबर 1 पे है IIT मद्रास। ठीक है, तो भारत के जितने भी संस्थान हैं सबको रैंकिंग दी गई हैं। ठीक है, 5 संस्थान जो आपके हैं केंद्र द्वारा वित्त पोषित, नंबर 1 में IIT मद्रास, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे, इसकी जो पहली कैटेगरी है केंद्र द्वारा वित्त पोषित, दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे, और तीसरे नंबर पे आपका IIT दिल्ली है। 3 ही आपको मैं बता देता हूँ, 3 है, फिर इसके बाद IIT कानपुर है, फिर IIT रुड़की है, पर ये 3 आपको, IIT मद्रास याद कर लो कम से कम, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें पहली कैटेगरी क्या थी तकनीकी में, केंद्र द्वारा प्रायोजित जितने भी थे। ठीक है, दूसरी कैटेगरी इसमें राज्य द्वारा वित्त पोषित जो थे। तो राज्य द्वारा वित्त पोषित में नंबर 1 में आया है पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1। नंबर 2 में दिल्ली टेक्निकल विश्वविद्यालय। ठीक है, दिल्ली टेक्निकल विश्वविद्यालय, और तीसरे नंबर पे है नेता सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद कर लो, इसमें केंद्र वाली कैटेगरी में IIT मद्रास को नंबर 1, राज्य वाली कैटेगरी में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, जो तीसरी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी केंद्र वाली, दूसरी कैटेगरी राज्य वाली, तीसरी कैटेगरी सरकारी, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज में नंबर 1 में आया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र, सरकारी कैटेगरी में है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, बस इतना याद रखो, नहीं तो फिर याद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डेटा हमें नहीं भरना है। हम एक्चुअली मैगजीन वगैरह में बहुत सारा डेटा होता है इसलिए भूल जाते हैं।
मैं यहाँ पे आपको एक एक डेटा याद कराऊंगा, उतना ही आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथी कैटेगरी थी इसकी, विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय, उसमें आया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो इसकी 5 कैटेगरी थी, तकनीकी को 5 कैटेगरी में बांटा गया। केंद्र आईआईटी मद्रास, राज्य स्तर पे, राज्य में कौन था? पंजाब यूनिवर्सिटी। सरकारी में कौन था? अभी बताया मैंने, सरकारी में कौन था? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथी कैटेगरी है डीम्ड विश्वविद्यालय, इसमें कौन सा है आपका? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और 5वीं कैटेगरी है आपका निजी कॉलेज, तो निजी कॉलेज में आपका है जीएच राय सोनी कॉलेज, जीएच राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में पड़ता है, जीएच राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र। तो ये 5 कैटेगरी हैं आपकी, ठीक है। डीम्ड विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय कैटेगरी में कौन था? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उड़ीसा, ठीक। और निजी के अंतर्गत आपका पड़ता है, जो निजी की कैटेगरी है, निजी की कैटेगरी में आपका जीएच राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में पड़ता है, जीएच राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर है, स्पष्ट है, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गैर तकनीकी आपके हैं, गैर तकनीकी में 2 भागों में बांटा गया है गैर तकनीकी को। गैर तकनीकी में आपका पहला केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, इसके तहत है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, इग्नू को मिला है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और इसके बाद जो है राज्य द्वारा जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गुजरात, इसको मिला है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गुजरात में स्थित है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको मिला है आपका गैर तकनीकी में। तो ये आपके टोटल जो है अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग थी आपकी। 2 भागों में इस रैंकिंग को हमने बांट दिया, पहला तकनीकी, दूसरा गैर तकनीकी। तकनीकी को हमने क्या किया? 5 भागों में बांट दिया हमने। क्या जो रैंकिंग प्रदान की गई है 5 भागों में बांटा गया इसको, केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा, फिर सरकारी, फिर डीम्ड विश्वविद्यालय और इसके बाद निजी। सबके बारे में एक एक करके एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। केंद्र में किसको मिला है? आईआईटी मद्रास। इसके बाद राज्य में किसको मिला है? पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बाद सरकारी के अंतर्गत किसको मिला है? हाँ, ठीक है। इसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालय में किसे मिला है? कलिंगा विश्व, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट है निजी, ठीक है, जीएच राय सोनी। तो ये आपको मतलब याद 1-2 बार कर लोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। तो ये आपके जो है, ठीक है, ये आपका हाँ उसी के अंतर्गत आते हैं। ये एक तरीके से स्ववित्त पोषित होते हैं जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगला जो है, देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। हेडिंग डाल लो, देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक। 22 जनवरी 2022 को जो है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, अमित शाह जी के द्वारा जो है ये वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है। और इसके तहत जो है, इसके तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जिला स्तर पर शासन के समान मानदंड और रोड मैप को प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में ये आपका पहला किया गया है। इसके बाद अगला जो आपका है, ये एक सामाजिक आवास इकाई परियोजना प्रारंभ की गई है। सामाजिक आवास इकाई परियोजना ये प्रारंभ की गई है 20 जनवरी 2022 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविन्न कुमार जगन्नाथ, ठीक है।
संयुक्त रूप से ये एक परियोजना चलाई की गई है, सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख लीजिए आप, सामाजिक आवास इकाई परियोजना। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्न कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से प्रविन्न कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये मतलब दोनों देशों के मध्य जो है विकास साझेदारी के तहत क्रियान्वित की जाएगी। और इसके तहत जो है एक तो मॉरिशस में सिविल सर्विसेज कॉलेज और 8 मेगावाट का सौर पीवी फॉर्म का शिलान्यास किया गया है और इसका निर्माण भारत के सहयोग से किया जाएगा। तो ये परियोजना भारत के द्वारा मॉरिशस में प्रारंभ की जा रही है और भारत के सहयोग से ये प्रारंभ होगी। ठीक है, और इसके तहत भारत सरकार के द्वारा मॉरिशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में लगभग 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान राशि के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूछता है, तो इसमें देश आपका मॉरिशस है। ठीक है, अब चलिए 5 राज्यों में निर्वाचन हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बात तय है कि इन 5 राज्यों से आपका जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको शायद पता है 5 राज्य आपके कौन कौन से थे। सबसे पहले हम इन 5 राज्यों को लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। ये 5 राज्य आपके यहाँ पे हैं। ये 5 राज्य जो हैं, एक तो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा आपका पंजाब है, इसके बाद आपका यहाँ पे गोवा है और इधर मणिपुर है। इन 5 राज्यों में 2022 में अभी चुनाव की घोषणा कब हुई थी आपकी? 8 जनवरी 2022 को चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। कैसे कैसे चुनाव होंगे पूरे कार्यक्रम बता दिए गए थे और जो रिज़ल्ट आया था आपका 10 मार्च 2022 को रिज़ल्ट आया था। ठीक है, राज्यवार जो है 5 राज्यों के चुनाव का जो है तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ये पूरा का पूरा चुनाव संपन्न कराया गया था। एक बार ये भी देख लेंगे कि कौन जो है यहाँ पे ये देखिए कार्यक्रम था आपका कि कहाँ पे कब चुनाव होना है। 14 फरवरी को गोवा में चुनाव थे, 14 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो है मणिपुर में चुनाव थे, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे और उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में थे। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणीय चुनाव थे, उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव थे और इसके बाद ये कुछ उपचुनाव थे इनका कोई। ठीक है, तो ये बात के हैं, ये मुख्य इतने आपके 5 राज्यों को लेकर के ये आपका ठीक है ये आपका कैलेंडर था। अब यहाँ पे देखो जो रिज़ल्ट आया है, एक एक करके हम रिज़ल्ट देखते हैं। एक एक स्टेट लिखो। सबसे पहले हम गोवा से चालू करते हैं, सबसे छोटा है। ठीक है, याद भी कर लेना है इन चीज़ों को साथ साथ में आपके। ठीक है, ये है आपका गोवा। क्या रहे रिजल्ट गोवा के? सबसे पहले गोवा की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। याद रखना है 40 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं। 14 फरवरी 2022 को जो है गोवा में चुनाव हो गए थे। 14 फरवरी को गोवा में चुनाव हुए थे। 10 मार्च को साझा सब जगह रिजल्ट आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, 20 सीटें प्राप्त हुई हैं। लिख लो सीटवार विवरण। बीजेपी 20 सीट, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के यही उभरी है। ठीक है, लगभग 33.33% जो है मत प्रतिशत प्राप्त हुआ है बीजेपी को। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। आम आदमी पार्टी जो है धीरे धीरे अब विस्तार कर रही है। और इसके बाद जो है निर्दलीय सीटें भी 3 निर्दलीय सीटें थीं और बाकी गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 सीट मिली है। ये आपकी बाकी अन्य कुछ छोटी छोटी पार्टी हैं, है ना। महाराष्ट्रवादी गोमा पार्टी है, 2 इसको मिली है। रिवोल्यूशनरी गोवंश पार्टी आपकी, इसको 1 सीट मिली है। तो ये टोटल यहाँ पे ये टोटल पार्टियाँ थीं, उनका विवरण था। टोटल 40 सीटें हैं। ठीक है, सरकार निश्चित तौर पे यहाँ पे किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम लिख लीजिए, प्रमोद सावंत। ठीक है, ये अभी प्रमोद सावंत जी जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर सीएम कैंडिडेट बने। इतना भी आपको ठीक है, ये एक बात हो गई। अगला किस में चला जाए? अगला मणिपुर।
दूसरा ये भी छोटा सा ही है। मणिपुर में टोटल 60 सदस्यीय हैं, 60 सदस्यीय विधानसभा थी और यहाँ पे चुनाव 2 चरणों में हुआ था। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव हुआ था। ये इलेक्शन कमीशन से मैंने डेटा लिया है, इलेक्शन कमीशन का ही है। देखिए आप कभी भी, जैसे आपको कभी भी देखना है ना डेटा वाइज, आपको कहीं नहीं जाना, सीधा साइट में जाइए, सब जगह डेटा अपलोड है इन सब चीज़ों का। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा तो वहाँ पे 60 सीटों में चुनाव हुआ। 2 डेटें थीं, 27 फरवरी और 3 मार्च। 27 फरवरी और 3 मार्च इसमें चुनाव हुआ था। 10 मार्च को इसका भी रिजल्ट आया था। सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन निकली इसमें? 32 सीटें प्राप्त हुई बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी 32 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी थी? दूसरे नंबर पे सब बहुत छोटी छोटी पार्टी हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे यहाँ पे नहीं रही, लेकिन फिर भी नेशनल पीपल्स पार्टी, ये इसको 7 सीटें मिली हैं। ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। इसके अलावा नागा पीपल फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं, नागा पीपल फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड, इसको 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें और इंडिपेंडेंट 3 सीटें। ठीक है, बाकी ये कुकी पीपल्स अलायंस है, 2 सीटें ये कुकी पीपल्स अलायंस को मिली है। तो ये टोटल आपका मणिपुर का था। यहाँ पे सीएम कैंडिडेट कौन थे? यहाँ पे हैं ये, क्या नाम है इनका? नोंगथो, हाँ, ये बीरेन सिंह, याद कर लो इनको। ठीक है, एनबी बीरेन सिंह याद कर लो। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं। इसके बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगले स्टेट में चलते हैं। अगला स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका 70 सदस्यीय विधानसभा थी। यहाँ पे 70 सदस्यीय विधानसभा, 70 सदस्यीय विधानसभा थी। चुनाव इसका 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी को चुनाव हुआ। ठीक है, 14 फरवरी को चुनाव होने के बाद जो है 10 मार्च को रिजल्ट आया। सबसे बड़ी पार्टी निकली 47 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 19 सीटें मिली हैं। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें यहाँ पर निकाल ले गई। इसके बाद इंडिपेंडेंट, उत्तर प्रदेश में 1 सीट, बड़ा बुरा हाल है इस समय। इंडिपेंडेंट आपकी 2 सीटें, टोटल 70 जो है आपकी। इस तरीके से ये उत्तराखंड का हाल था। सीएम कैंडिडेट पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो ये आपके जो है यहाँ पे सीएम कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये अपोजिशन में हरीश रावत थे, लेकिन खुद भी हार गए, अपनी सीट भी नहीं जिता पाए। ठीक है, तो ये पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के सीएम कैंडिडेट थे। इसके बाद अगला चलते हैं हम, ये है पंजाब इलेक्शन। सबसे सरप्राइजिंग थे ये, पूरी तरीके से एक नई पार्टी जो है भारत में इमर्जिंग तौर रूप में जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें यहाँ पे प्राप्त की। तो पहले तो 117 सदस्यीय विधानसभा है यहाँ पे। कितने हैं? 117 सदस्यीय विधानसभा है। ठीक, 117 सदस्यीय विधानसभा है। और चुनाव जो हुए थे 20 फरवरी को हुए थे, 20 फरवरी को चुनाव हुए थे। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे रिज़ल्ट 10 मार्च को आया। 92 सीटें आम आदमी पार्टी। इसके बाद बाकी अन्य सीटों में आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, इंडिपेंडेंट 1 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 18 सीटें यहाँ पे, और अकाली दल को 3 सीटें। इस तरीके से ये टोटल 117 सीटें जो है यहाँ पर हो गई। इसके बाद चलते हैं, सबसे बड़ा स्टेट जो था भारत का उत्तर प्रदेश। 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए यहाँ पर चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो जो मौजूदा पार्टी थी, रूलिंग पार्टी, वही आई, बीजेपी ही यहाँ पर। तो 7 चरणों में चुनाव कराया गया था। 7 चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। इस तरीके से लगातार, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी सारी सीटें हैं, तो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था। इसके बाद जो है इसके जो नतीजे जारी हुए 10 मार्च को जारी हुए। ठीक है, और
सबसे बड़ी पार्टी आपकी बनी भारतीय जनता पार्टी, 255 सीटें। तो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद आपकी अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, सबको जो है समाजवादी पार्टी को 111 111, ठीक है, 255, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के तौर पे थी। बाकी ये सारी अन्य पार्टी हैं। अपना दल को 12 सीटें मिली हैं, अपना दल 12 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1 ही मिली है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें, ठीक है। इसके बाद ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, ये इसके 6 सीटें मिली हैं टोटल। राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें मिली हैं, और ये सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से 403 जो है आपके ये सीटों पर चुनाव था। और इसमें पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान बने हैं, ठीक है। यहाँ पर सीएम कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे आपका भगवंत मान बने हैं, ठीक है। एक नया चेहरा, पहले सांसद थे ये। और दूसरा योगी आदित्यनाथ जी आपके उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। तो ये आपका 5 राज्यों में जो हालिया चुनाव था बस। और इसमें यही पूछा जा सकता है कि किसमें कितनी सीटें थीं, कौन सी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, और कौन सीएम कैंडिडेट के तौर पे, ठीक है। इतना कम से कम जानना है। बाकी आप जिस स्टेट पीसीएस को दे रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा वो अलग से लूँगा। जैसे यूपी का है तो अलग से फिर डिटेल से कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट और कितनी महिलाएं जीत के आई, ये सारी चीज़ें फिर अलग से हमें डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आज इतना ही रखेंगे, इतने ही टॉपिक हैं हमारे पास, ठीक है। अब इतने टॉपिक देखो साथ साथ मेरे याद होते जाएं आपके, तो फिर काम बन जाए। अब इतने को आप तुरंत रिवाइज़ कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत इसको हम फास्ट रिवाइज़ कर सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। और इतना थोड़ा थोड़ा ही करेंगे और बाद में फिर इसके बाद गति बढ़ाएंगे। पहले एक ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। रामसर साइट के बारे में सबसे पहला हमारा करंट न्यूज़ था, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश और वाकिरा वन्यजीव अभयारण्य, टोटल 49 साइटें हो गई हैं, ठीक है। पहली हमारी न्यूज़ ये थी इसके बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे वेटलैंड एरिया के बाद दूसरे नंबर पे आपका है, दूसरी न्यूज़ क्या थी, ये आपकी एक टेक्सटाइल एक्सप्रेस चलाई गई है चलथान से लेकर के सकरैल तक, 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस है ये, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद ये अटल टनल है 9.02 किलोमीटर की, तो ये आपकी इसका शिलान्यास हुआ है, इसको प्रारंभ किया गया है। इसके बाद भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 आई है, जिसमें उच्चतम रोजगार के तौर पे महाराष्ट्र नंबर 1 है, शहरों में देखें तो पुणे नंबर 1 है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश, केरल और बंगाल की रैंकिंग आई है इसमें। इसके बाद अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग आपकी जो आई है, इसमें 2 कैटेगरी थी, तकनीकी, गैर तकनीकी, केंद्र, राज्य और सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय और निजी। तो सब में अलग अलग मैंने आपको बताया, एक में IIT मद्रास है, एक में पंजाब यूनिवर्सिटी है, बाकी उनका लिस्ट आप लोग तुरंत आप इसको देख लें। इसके बाद जो है ये आपका जिला सुशासन सूचकांक है, जम्मू कश्मीर में जो है इसको लाया गया। इसके बाद ये मॉरिशस के साथ जो है ये समझौता किया गया है, ठीक है, सामाजिक इकाई के लिए। और इसके बाद ये 5 राज्यों में चुनाव है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ाएंगे। बस इतना, आपको जितना मैं कराता जाऊँ बहुत चरणबद्ध तरीके से, बहुत धीरे धीरे आराम में आपको करंट अफेयर्स करवाता रहूँगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यदि कोई किसी तरीके से आपके डाउट